नमस्ते भाइयों। मैं ब्रह्मदत्त आप लोगों के सामने फिर से। और आज थोड़ा सा समय मिला तो सोचा कि आज लाइव आए। काफ़ी दिनों बाद आज लाइव आया हूँ। और आप लोगों से मेरी विनती है कि जो हमारा डिस्कशन है उसमें हमारा यूट्यूब लिंक दिया गया है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको मास मैसेज के जरिए हमारे सारे मैसेज, सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अपना बचाव कर सकें। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं काफ़ी लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ और थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न रहता है, इसलिए मैं फ़ोन नहीं भी उठाता हूँ, जानबूझ के भी नहीं उठाता हूँ। और इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है, डिस्कशन बॉक्स जो हमारा है उसमें हमने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें और हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ गई, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है आज। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जो जॉब कर रही हैं उनको मेंटेनेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो उस पर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं और उस पर हम अपना वीडियो बनाएंगे कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं कैसे मेंटेनेंस ले सकती हैं और पढ़ी लिखी महिलाओं का किस तरीके से मेंटेनेंस खारिज भी हो सकता है। और सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 125 के तहत में केवल कुछ नहीं है, शब्दों का हेर फेर है कि वो परिवाद कैसे दाखिल करती है सीआरपीसी 125 के तहत में। वो डिपेंड करता है कि उसकी ड्राफ्टिंग कैसी है। आपने देखा होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कहीं कहीं कहा गया है कि पढ़ी लिखी महिला हैं वो भी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी होने का मतलब, जॉब करने का मतलब ये नहीं है कि पति अपने दायित्वों से अलग हट जाएगा। और कहीं कहीं ये कहा गया है कि नहीं, पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है तो भरण पोषण नहीं ले सकती है। हालांकि एक्ट ऑफ प्रोविजन सीआरपीसी 125 में साफ तरीके से दो कंडीशन दी गई हैं। उसमें कहा गया है कि दो ही कंडीशन में आपका मेंटेनेंस खारिज हो सकता है। पहली कंडीशन ये है, अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपका परित्याग कर रही है, बिना किसी कारण के आपको छोड़ रही है। दूसरी इसमें यह है कि अगर आपकी पत्नी हाईली एजुकेटेड है तो उस ग्राउंड पे मेंटेनेंस खारिज हो सकता है। लेकिन आज की डेट में जो फैमिली कोर्ट्स जो हैं, जो फैमिली कोर्ट एक्ट के अधीन में जो काम कर रही हैं, वो एक मैकेनिकल वे में ऑर्डर पास करती हैं और एक लमसम अमाउंट जो है उसको बांध देती हैं। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल, जो हमारा जो सब्सक्रिप्शन में मैंने अपना यूट्यूब चैनल दिया है, उसमें मैंने बताया है कि सीआरपीसी 125 के तहत में अगर महिला कोई आपकी इनकम या आपकी प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति के बारे में अगर गलत तरीके से ऑन एफिडेविट अगर ये बात कहती है और मजिस्ट्रेट कोई सबूत ना लेके अपने एजम्पशंस के हिसाब से वो अगर आपका मेंटेनेंस बांध देते हैं, सपोज आपकी वाइफ ने अपने एफिडेविट में परिवाद में कहा है कि 80,000 सैलरी है या 40,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, जो भी XYZ अगर कहा है और मजिस्ट्रेट ने उससे कोई सबूत नहीं लिया है उसका और उसको एक्स पार्टी कर दिया है या मेरिट्स पे सुनाया, जो भी है बाकायदा, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि उसने कोई सबूत नहीं लिया है और उसने एक एजेंसन जैसे कि डेली बेसिस के हिसाब से, अगर उसने सपोज 300 रुपये डेली के हिसाब से, जैसे महीने में 9,000 रुपये हो गया, अगर उसने बांध दिया है तो आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, उसके संबंध में मैंने अपना एक वीडियो डाल रखा है कि आप सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 195 के तहत में उसके आदेश के साथ में, उसके एफिडेविट के साथ में आप किस तरीके से आप उसको सज़ा का पात्र बना सकते हैं। न्यायालय में झूठ बोलना वो भी आईपीसी के दायरे में आता है। सीआरपीसी 125 के तहत में 193, 194, 195, 196 के तहत में आप अपने मेरिट्स के हिसाब से आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में झूठ बोलना, न्यायालय को गुमराह करना एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी होती है। और अगर आपकी पत्नी ने अगर आपकी सैलरी बढ़ा चढ़ा के बोली गई है, बताई है कि हमारी सैलरी बढ़ाई चढ़ा के है और मजिस्ट्रेट ने उसको दरकिनार किया और अपने हिसाब से मेंटेनेंस बांधा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका एफिडेविट लिया जाए, पक्की नकल ली जाए और उस आदेश को विटनेस बनाते हुए सीआरपीसी 125 का मुकदमा उसी न्यायालय में दाखिल किया जाए।
इसमें 195 के तहत में जब आप मुकदमा उसी न्यायालय में जब दाखिल करेंगे उस आदेश की कॉपी लगा के, तो ऑटोमेटिकली वो आदेश है विटनेस बन जाता है और वहाँ पे मजिस्ट्रेट पार्टी बन जाते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसलिए क्या होता है कि उनकी तरफ से मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता है, इसलिए कोर्ट का जो रीडर होता है उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाता है और बाकायदा ये प्रोसीडिंग होती है। लेकिन सीआरपीसी 195 और सीआरपीसी 340 फर्जरी दोनों की प्रोसीडिंग अलग अलग है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, हमारा यूट्यूब चैनल जो सब्सक्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है इसको सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके केसों में आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सीआरपीसी 340 अंडर आईपीसी 195 के तहत में आपने जो प्रोसीडिंग की है, आपकी वाइफ ने या आपके हस्बैंड ने गलत तरीके से अगर बयानबाजी की है, गलत तरीके से एफिडेविट दिया है, तो आप जाहिर सी बात है सीआरपीसी 340 है वो सिर्फ प्रोसीडिंग, ट्रायल प्रोसीडिंग पे ही आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं फाइनल आदेश हो गया है, किसी भी मामले में अगर फाइनल आदेश हुआ है, तो आप सीआरपीसी 195 अंडर आईपीसी 193, 199, 200 वो तब उसी न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं जिस न्यायालय से आपके ऊपर मेंटेनेंस बांधा गया और आपकी इनकम बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई है। तो आप यहाँ पे भी महिला को 7 साल के लिए भेज सकते हैं और उसमें जो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होता है उसको विटनेस आप बना सकते हैं। जाहिर सी बात प्रोसीडिंग सेम होती है, लेकिन इसमें महिला को सज़ा होनी होती है और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मूव कर रहे हैं। हमने अपने यूट्यूब वीडियो में हर तरीके से हर बात, हर पहलू पे मैंने अपनी बना के रखी हुई है। मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, 2 बच्चे पालने होते हैं, इसलिए बहुत कम समय रह पाता है। कुछ अपनी भी बीमारियाँ हैं। अभी भी मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं पैर करके बैठा हुआ हूँ अपने टेबल के ऊपर, क्योंकि मैं सीधे तौर पे नहीं बैठ सकता, मुझे कमर में काफ़ी दर्द रहता है, मेरी दवाइयाँ चलती हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय मिल जाता है। आप लोगों के बीच में अपना जो सुख दुख है वो बांट लेते हैं। इसी तरीके से हम आपको सारी प्रोसीडिंग बताएंगे, आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताएंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 के तहत में कब मुकदमा दाखिल किया जाता है, किस कंडीशन में वो अवैध घोषित कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी कब बनती है। अगर डीवी एक्ट के तहत में अगर आपका कोई इंटरिम आदेश पारित हुआ है या कोई भी आदेश पारित हुआ है, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि डीवी एक्ट 31 के तहत में वो आईपीसी सेक्शन 498 और डोबी प्रोविजन एक्ट के तहत में वो चार्ज फ्रेम करे। लेकिन आपने देखा होगा 99.99% केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कभी भी कोई भी मजिस्ट्रेट डीवी एक्ट 31 के तहत में कभी भी कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी कार्रवाई हो जाती है, यहाँ पे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी कार्रवाई हो जाती है। अगर महिला ने 498 का मुकदमा दाखिल करा दिया है, ऑलरेडी उसने एफआईआर कर रखी है, तो इस कंडीशन में हमें कोई बता सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 30 अगर कोई आदेश वायलेशन किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस पर कैसे कार्रवाई करेगा और कैसे इम्प्लीमेंट कराएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लूज फॉल्स हैं, आपको पकड़ने हैं, आपको मेरिट पर लड़ना है, अपनी बात मेरिट पर कहनी है। और यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही आपको जीत जला सकती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत खोने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन लाने की ज़रूरत नहीं है, सुसाइड नहीं करना है किसी भी तरीके से। अगर आपको लगता है कि अगर मैंने किसी एक व्यक्तिगत ज़िंदगी अगर मैंने सेव कर दी, तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन जो है वो साकार हो गया और मैं अब तक 200-250 लोगों की मदद कर चुका हूँ, अच्छे तौर पे कर चुका हूँ। पर्सनली लोग मेरे घर पे आ चुके हैं और ये कारवा चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि ये मेरा मकसद है और मैंने इसी की वजह से अपना इंजीनियरिंग करियर मैंने त्यागा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से बताते रहेंगे, क्योंकि एक मास मैसेज के ज़रिए मैं चाहता हूं कि मेरी जो बात है आप लोगों तक, हर उस व्यक्ति तक जो इन सब चीज़ों से, झूठे मुकदमों से पीड़ित है, सबके पास में एक मास मैसेज के ज़रिए बात पहुँचे। और मैं आपको बताऊं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर आप लोग मेरी आर्थिक मदद करना चाहें तो आप लोग मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं समय समय पे अपडेट कर, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और जो आप लोगों की जो मदद होती है उसी से मुझे आगे लड़ना होता है, आगे बढ़ना होता है। और आप ही लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम स्नेह से आज हम इस कगार पे पहुँचे हैं कि हम अपने जैसे 40 लोगों की हम मदद करने में सक्षम हैं। और आज मैं काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ, मतलब यही कहता हूँ कि भाई आज मत करो, कल कर लेना, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके से पुरुषों को बचाया जाए, पुरुष परिवार को बचाया जाए, डिप्रेशन से निकाला जाए
और उनको सही दिशा निर्देश दिए जाएं, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे, जो महिला कानून जो बने हुए हैं पुरुषों के खिलाफ बने हुए हैं, महिलाओं की सबसे बड़ी जो मजबूती है वो सिर्फ दो चीज़ें हैं, और महिला इस चीज़ को बखूबी जानती हैं। अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ कितना भी गलत कर दिया है, वो ये जानती है कि हमसे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, अगर एक बार हम कान पकड़ लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, तो इसके अंदर इतनी दया आ जाएगी, हमें एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी मजबूती महिला के लिए है। दूसरी कमजोरी पुरुषों के लिए, महिला के लिए ये है कि उसको, महिला को पता है कि हमारे फेवर में समाज, जुडिशरी, पुलिस, कोर्ट कचहरी, हर तरीके का हर व्यक्ति हमारे साथ में है। तो ये दो इनकी मजबूतियां हैं। अगर किसी केस से पीड़ित हैं, किसी तरीके से अगर पीड़ित हैं, जो लोग बोलते हैं ना पुरुष आयोग चाहिए, पुरुष आयोग चाहिए, जब उनके मैटर जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वो मेंस राइट की लड़ाई को भूल जाते हैं कि कभी हमने मेंस राइट के लिए हम कभी खड़े हुए थे, हम पानी पिलाने गए थे। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक चीज़ें हैं, और इन भावनात्मक चीज़ों पे मैं अपने व्यक्तिगत जीवन पर नहीं उतार सकता, और ना मैं भावनात्मक चीज़ों पे चलता हूँ। सिंपल सी बात, मेरा एक करियर ख़राब हुआ है, और मैं इस करियर को ख़राब करने के बाद मैं दूसरा करियर में आया हूँ। मैं किसी भी तरीके से भावनात्मक तरीके से नहीं जुड़ा हूँ, ना मुझे पुरुष आयोग का झंडा लहराना है, ना मैं जानता हूँ कि अगर किसी की मदद हो सकती है तो कोर्ट कचहरी में हो सकती है, उसकी फाइल पे हो सकती है। अगर किसी के परिवार को बचाना है तो उसको सांत्वना थाने में दे सकते हैं, उसको कोर्ट कचहरी में उसको बचा सकते हैं, हम सड़कों पे नहीं बचा सकते। इसलिए मैं व्यर्थ की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, और ना मेरे पास इतना समय है कि मैं पुरुष आयोग का झंडा, हाँ अगर कोई आगे लीड कर रहा है मैं उसका साथ देने को तैयार हूँ, उसके साथ चलने को तैयार हूँ, जैसे बताएगा वैसे मैं करने को तैयार हूँ। कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ बातें हैं जिस वजह से मैं मजबूर हो जाता हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। जो चीज़ नहीं हो सकती, जो इमेजिनरी है, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, उसमें समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, किस तरीके की अवेयरनेस फैलाना चाहते हो? अगर अवेयरनेस आपने फैला भी दी तो क्या मुकदमे दर्ज होने बंद हो जाएंगे क्या? तो क्या आईपीसी में बदलाव आ जाएगा क्या? आईपीसी मुकदमे नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। अपने केस को डिफेंड करो, अच्छी तरीके से डिफेंड करो, अपने परिवार को बचाओ। आपके पीछे आपका परिवार खड़ा हुआ है और आपके ऊपर उम्मीदें हैं। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है कि आप लोगों को डिप्रेशन में नहीं आना, इस पेज को ज़्यादा लाइक करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना यूट्यूब चैनल दिया है। मेरे भाई, अगर मेरा एक भी वीडियो अगर आप मिस कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा वीडियो आपके लिए किस टाइम पे फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हमें भी इंटरेस्ट आएगा। हम अपनी बात एक मास मैसेज के ज़रिए यूट्यूब वीडियो के मार्फत हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और मेरा वादा है कि आगे आने वाले अपने पैसे में, आने वाले इस न्याय के मंदिर में हम पुरुषों को न्याय दिलाएंगे, 100% न्याय दिलाएंगे। और इसके लिए हमने आप लोगों से हाथ भी फैलाया हो, हर तरीके से आप लोगों ने मेरी मदद की है, हर जगह मेरी मदद करते रहे हो। आज भी मेरी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारी मदद करते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ये ज़िंदगी आप लोगों की देन है, मेरी नहीं है। मैं तो बहुत पहले ही निपट चुका होता, और जब आप ही लोगों ने ये ज़िंदगी दिया तो मैं सोचता हूँ कि आप ही लोगों के हितों के लिए ये ज़िंदगी लगाई जाए। हाँ देव भाई नमस्कार भाई, कैसे हैं? वीरेंद्र भाई कैसे हैं? सलीन भाई कैसे हैं? इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई पुलिस वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, दहेज के केस में आपको जेल नहीं भेज सकता है। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, वो लीगल चीज़ें बताएंगे, धरातल तक ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप एक एक लाइन में अपने केस को ले जा सकते हैं, एक एक लाइन में अपने केस को आप चाट सकते हैं। और जो महिलाएं, उनसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं, जो हिडन में जो मिस्टर इंडिया बन के मेरे पेज को देखती हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो महिला कानून है, अगर बसाना चाहो तो घर बसा सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आपका घर है, आप जब चाहो तब बसा सकते हो, जब चाहो तब आ सकते हो। लेकिन आप अगर गलत हरकतों में चलोगे, झूठे मुकदमे का सहारा लोगे, तो इससे सिर्फ आपकी बर्बादी है और ना कि आपकी कामयाबी है। मेरी पत्नी है जिसने मेरे ऊपर केसेस लगाए थे, आज वो कपड़े बेच रही है 250-250 300 रुपये में। और मेरा जो ससुर जो गजटेड ऑफिसर था मौसम विभाग में, आज पेपर बेच रहा है 5 बजे से 9 बजे तक। तो स्थिति कैसी ख़राब होती है, ये ऊपर वाला। क्योंकि जो महिला कानून है ना, एक शीशे की तरह है, आप उस पर जितना पानी डालोगे वो साफ दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे समय जब निकलता है ना, तो उसकी बैक में ना दिखाई देने लगती है। इसलिए कानून को यूज वहीं करो जहां आपका हित हो। कोर्ट कचहरी में झूठे मुकदमे दर्ज करने पर आपका हित नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप झुकाने के लिए, आप दबाव बनाने के लिए आपको अच्छा तो लग सकता है, लेकिन उस बुराई के पीछे ना
आपकी जीवन की सारी अच्छाइयाँ बेकार हो जाएंगी और आपका जीवन दर्दनाक हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूँ कि कभी कभार ऐसा होता है ना, हमारे जैसा बंदा होता है ना, तो वो अड़ियल होता है, वो सुनता भी नहीं है किसी की, चाहे वो कोई भी हो। और कभी कभार नौबत ऐसी आ जाती है कि महिलाएं जेल भी काट जाती हैं अपने झूठ बोलने पर। और आईपीसी में पूरा का पूरा चैप्टर है, अगर न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, पुलिस को झूठी इतला दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें महिलाओं को भी सज़ा होती है। और जो जांच अधिकारी 498 की एफआईआर में जो जांच करते हैं, उनके ऊपर 498 की एफआईआर होगी तो वो अपने आप को तुर्रम खां समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जिस लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया उसके माता पिता का सीआरपीसी 161 की तरह बयान कर लो और 162 के बस अपनी तरफ से मर्जी से बयान लिख दो, हो गई उनकी चार्जशीट। तो अगर वो इस तरीके से अगर जांच कर रहे हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 मौका शनाख्त कार्रवाई का अगर वो वायलेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात 211 की कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे हैं जो पुलिस पे भी लागू होते हैं और इनकी वकियाँ उधेड़ सकते हैं। अगर आम आदमी के लिए 1% कानून है तो पुलिस वालों के लिए भी 10% कानून है। इस बात को भी पुलिस वाले समझना चाहिए। अगर आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अगर कोई मेरे जैसा अड़ियल हो गया तो आपकी ज़िंदगी को दर्दनाक बना देगा उसी न्याय के मंदिर में जहाँ आप अपने लेख भेज रहे हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ लोग मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, महिलाएं घर में जबरन घुस रही हैं, मुकदमे चल रहे हैं, जबरन घुस रही हैं। अभी तुम्हारा बाप का राज है क्या? तुम एक तरफ मुकदमे भी लगाए हो, दूसरी तरफ तुम घर में घुस रहे हो। कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, कोई पुलिस का नहीं है। पुलिस कैसे घर में घुस सकती है? कैसे घर में घुसेड़ के आ रही है उसको? है तमाशा बना रखा है कानून को। अगर इस तरीके की अगर स्थिति आती है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लात मार के बाहर निकालना है ऐसी लेडीज़ों को, जिन्होंने अपने घर परिवार को नहीं समझा, जिन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत को इज्जत नहीं समझा, जिन्होंने अपनी चर्बी दिखाने के लिए, अपनी जो टशन दिखाने के लिए, अपना खून दिखाने, अपनी गर्मी दिखाने के लिए ना दो परिवारों की इज्जत को दांव पे लगा दिया। हाँ, मानते हैं 2% महिलाएं हैं जो वास्तव में प्रताड़ित हैं, लेकिन बाकी की महिलाएं जो हैं उनकी वजह से इनको भी न्याय नहीं मिल पाता है। मैं ये चीज़ भी बोलता हूँ, मैं इस चीज़ को भी समझता हूँ। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से लोग, मेरे पास तो यार कुछ भी नहीं बचा था जिस समय मेरे साथ सब हुआ। आप लोगों की सबकी देन है और आप ही लोगों की देन की वजह से आज ये सब हुआ है। और आज मैं अकेला क्या, मैं आज 100 लोगों की इकट्ठी मदद कर सकता हूँ, इकट्ठा उनको बता सकता हूँ कि अगली डेट पे आपके साथ में क्या होने वाला है, इस डेट में आपके साथ क्या हुआ है, अगला मूवमेंट आपको कोर्ट में कैसे लेना है, पुलिस आपके साथ क्या कर सकती है और आपको पुलिस के साथ में क्या करना है। मैं सारी चीज़ें यहाँ से बैठे बैठे फ़ोन पे बता सकता हूँ। रितेश भाई, थैंक यू, आपने मेरे वीडियो देखे। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमने अपना डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है। आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक क्लिक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मालूम है, मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर मेरे वजह से अगर किसी एक भी बंदे की अगर ज़िंदगी बच गई तो मैं सोचता हूँ कि मेरा जो इंजीनियरिंग करियर जो बर्बाद हुआ है वो मेरा सफल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कांटेक्ट में रहें। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको स्प्लिट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी आपको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं जिनका निर्वाह करना भी हमारे लिए जिम्मेदारी है। और वो सबसे पहले सामाजिकता, नैतिकता अपनी जगह पे है, मानता हूँ, लेकिन अपनी परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर से निकल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, स्थिति बेहाल होती चली जा रही है। बस ये है कि आप लोगों के बीच में आके कभी कभी समय निकल जाता है और बस ऐसे ही है, परेशानियां चल रही हैं, शारीरिक परेशानियां हैं। जैसा कि मैं अपना अपडेट, और ये जो मेरा पेज है ना, ये पेज ये सिर्फ एक महज फेसबुक पेज नहीं है, पेज तो कोई भी बना लेगा। ये मेरा एक परिवार है और इसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है और मैं चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी को ना शान से जिया जाए, पुरुषों के लिए जाए, पुरुषों को बचाया जाए, उनके परिवारों को बचाया जाए। धन्यवाद।